हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से छोटे से प्लेटफॉर्म में। और एनसीईआरटी बूस्टर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ग्रुप डी फोर्थ ग्रेड एग्जाम से लेकर बात कर लें, यूपीएससी तक बात कर लें, स्टेट एग्जाम्स की बात कर लें, एकेडमिक की बात कर लें, नीट की बात कर लें। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, क्योंकि साइंस के सारे टॉपिक्स को डिटेल में न्यूमेरिक लेवल पर वन शॉट वीडियोस की हेल्प से मैं यूट्यूब पर पूरा करवा चुका हूं, और एक बार नहीं, 2-3 बार। ठीक है, तो वन शॉट वीडियोस में आप कंप्लीट थ्योरी विद न्यूमेरिकल विद डिटेल। लेकिन एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, उसमें हम लोग एनसीईआरटी बूस्टर सीरीज को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी की बात और आसपास की वो चीजें जो जरूरी हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज एक ऐसा टॉपिक है हमारे सामने, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, खाद्य संसाधनों में सुधार। देखिए भैया, भोजन के बिना जीवन कुछ ही नहीं है, है ना। खाना मतलब स्वादिष्ट व्यंजन, है ना, और स्वादिष्ट खाना मजेदार एक्सपीरियंस होता है भाई साहब। तृप्त हो जाता है मन से, कुछ बढ़िया सा खा लेते हैं ना। ठीक है, तो ये मजाक की बात है, लेकिन भैया हवा, पानी, भोजन, एयर यानी ऑक्सीजन, वाटर, फूड, ये बिल्कुल कंपलसरी डिमांड्स हैं सभी सजीवों की। सारे के सारे लिविंग्स को, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, ऑक्सीजन चाहिए, सभी को वाटर चाहिए, सभी को फूड चाहिए। एनर्जी कैसे बनेगी, बॉडी के फंक्शंस कैसे होंगे, क्योंकि बॉडी के फंक्शंस, अंदर की बॉडी की जो रिएक्शंस हैं, बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज है, जो मेटाबॉलिज्म है, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए। तो इस तरह का सिस्टम है कि भैया खाए जाओ, काम करे जाओ, अच्छा खाओगे अच्छा बनोगे, है ना। जैसा भोजन वैसा मन वैसा तन। तो खाने की क्वालिटी को लेकर लोग सोच नहीं रहे हैं आजकल, लेकिन सोचना चाहिए। फूड क्वालिटी पर विचार करना और क्वालिटी फूड को ही प्रायोरिटी देना ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर बीमारियां बीमारियां बीमारियां। तो दोस्तों, आज हम फूड क्वालिटी को बात करेंगे लेकर, और फूड की जो रिसोर्सेज हैं, फूड रिसोर्सेज क्या होते हैं, खाद्य संसाधन क्या होते हैं, वे सारी चीजें जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है वो खाद्य संसाधनों में आते हैं। अब भोजन में वेज नॉन वेज दोनों को डिस्कस करेंगे, तो आइए चलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहले फूड रिसोर्सेज, खाद्य संसाधन। ठीक है, जिन सोर्सेज से हमें भोजन प्राप्त होता है उन्हें खाद्य संसाधन कहते हैं। और खाद्य संसाधन मोस्टली दो टाइप के होते हैं, वनस्पति स्रोत वेजिटेटिव सोर्सेज, और दूसरे नॉन वेजिटेटिव या एनिमल सोर्स। तो वनस्पति स्रोतों की बात करें तो वनस्पति में ध्यान रखना, हमारा एक जो प्लांट बेस्ड में, मैं आपको वेज और वीगन, ये दो शब्दों में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं। कई बार नॉर्मली आप पूछते हैं आई एम वीगन, कई सेलिब्रिटीज हैं जो अपने आप को अनाउंस करते हैं कि फ्रॉम टुडे आई एम वीगन। तो वीगन और वेज में डिफरेंस है कि वीगन में ओनली प्लांट बेस्ड डाइट ली जाती है, एनिमल बेस्ड कुछ भी नहीं। एनिमल्स में बात करें तो दूध, दही, छाछ, मक्खन, है ना, दूध से बनी मिठाइयां, तो ये सबको भी हम लोग वेज में ही कंसीडर करते हैं। हम लोग जो लोकल लेवल पर कंसीडर करते हैं भाई ये वेज है ना। तो वीगन डाइट में एनिमल प्रोडक्ट शामिल ही नहीं होते। क्लियर, वेज डाइट में एनिमल प्रोडक्ट शामिल होते हैं, लेकिन वो दूध, दही, छाछ, मक्खन, है ना, पनीर, दूध से बनी मिठाइयां वगैरह, मांस वगैरह, चिकन वगैरह, अंडे वगैरह, वो शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो वेज और वीगन में डिफरेंस समझ लीजिएगा, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। तो वनस्पति सोर्सेज में दोस्तों अनाज, ठीक है, मैं इंग्लिश सबकी लिखता जाऊंगा जो जो जरूरी है। अनाज दोस्तों ग्रेन, दालें, पल्सेस, सब्जियां वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना, खाद्य तेल, इडेबल इडिबल ऑयल, स्पाइसेस, मसाले आदि सब हमें किससे प्राप्त होते हैं, वेजिटेटिव स्रोत से प्राप्त होते हैं। तो एनिमल सोर्सेज या नॉन वेजिटेटिव सोर्सेज की बात करते हैं तो इनमें दूध आ गया, मांस आ गया, अंडे आ गए, मछली, है ना, आदि जो है एनिमल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करेंगे आगे, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही सोर्सेज को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिएगा। खाद्य संपदा के प्रबंधन तंत्र में नियोजन के, है ना, फूड मैनेजमेंट की बात अगर हम करते हैं, फूड मैनेजमेंट के अंदर हम लोग बात करते हैं नियोजन, फूड मैनेजमेंट। फूड मैनेजमेंट में आपको क्या करनी होती है, प्लानिंग। प्लानिंग के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, पहला, प्रमुख कृषि फसलों के वार्षिक उत्पादन लक्ष्य का निर्धारण करना, टारगेट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का आपको टारगेट करना होता है कि भाई मुझे लगभग इतना टन
या मुझे लगभग इतनी फसल क्या करनी है पैदा। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना, उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए खाद, पानी, है ना, सिंचाई कैसी चाहिए, उनको मैन्योर कैसे चाहिए, खाद कैसे चाहिए, कब चाहिए, ठीक है, किस तरीके से निराई गुड़ाई, खरपतवार का जो मैनेजमेंट है, वीड मैनेजमेंट है, कैसे करना है, खाद्य संसाधनों के स्टोरेज, उनको स्टोर कैसे किया जाए, लक्ष्यों तथा तंत्र की रूपरेखा बनाना, स्टोरेज कितना कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, और उसके बाद समुचित वितरण व्यवस्था, है ना, समुचित विवरण व्यवस्था का मतलब है डेटा कलेक्शन भी करना है ना, और उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, डेटा कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि देखा जाए तो प्लानिंग है वो किस 4 स्टेप्स में की जाती है। पहला है कि आप कौन सी फसल कर रहे हैं उसके लिए प्रोडक्शन टारगेट सेट करें, उन टारगेट के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए वो अरेंज करें, उसके बाद उनको स्टोरेज करने का क्या आपका टारगेट है वो आप सिस्टम मैनेज करें, और उसके बाद उनका प्रॉपर डेटा रखें, प्रॉपर हिसाब किताब रखें, कब कितनी मात्रा में क्या डाला उसका विवरण रखें ताकि आपको भविष्य में हेल्प मिले। ठीक है, इसके बाद बात करें फसलों के प्रकार। दोस्तों फसलों के प्रकार में अनाज, तो अनाज में गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। अनाज से हमें क्या प्राप्त होता है, ध्यान रखना, अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अनाज से हमें क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो भोजन का लगभग डेली फूड का लगभग 60% हिस्सा होता है, जिससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है, जिससे हमें जल्दी एनर्जी मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट। तो अनाज में गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा हमें कार्बोहाइड्रेट। सीड, सीड की बात करें, जो बीज जो होते हैं वो सभी खाने योग्य नहीं होते, जैसे सेब का बीज है, चेरी का बीज है ना, अरंडी का बीज है, ये आप खाते नहीं हो। कुछ एडिबल सीड होते हैं, जैसे सरसों का बीज, है ना, सोयाबीन का बीज, तिल हो गया, मूंगफली के बीज हो गए, इनसे हमें क्या प्राप्त होती है, फैट। तो जनरली बीजों से क्या प्राप्त होती हैं, फैट्स प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए क्लियर। सरसों का, सोयाबीन, तिल, मूंगफली वगैरह। दालें, पल्सेस, चना, मटर, काला चना, हरा चना, मसूर। दालों से हमें मोस्टली क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स। तो अगर बात करें ऑयल से हमें मोस्टली फैट्स मिलते हैं, अनाजों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, और दालों से हमें प्रोटीन्स मिलती हैं। सब्जियां, मसाले, फल, ठीक है, इनसे हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, स्पाइसेस, फ्रूट्स और जो आपके वेजिटेबल्स इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करते हैं। फल जो होते हैं सेब, आम, चेरी, केला, तरबूज। फलों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, विटामिन ये सब मिलते हैं। सब्जियों की बात करें, सब्जियों में से भी हमें विटामिन मिलते हैं। ठीक है, तो सब्जियां, मसाले, फल सब इसी में आ गया। मसाले, मिर्च, काली मिर्च, ठीक है, लौंग, बोलो पढ़ते नहीं पढ़ते, मिर्च हो गया, काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गई, है ना, मसाले डालते, तेज पत्ता वगैरह वगैरह। चारा फसलें जिनसे चारा प्राप्त होता है, जई, सूडान घास, पशुधन के लिए चारे के रूप में काम में ली जाती हैं। तो कुछ इतनी टाइप की वैरायटीज हैं, ये सब आप जानते हैं। बस इसमें याद रखने वाली चीज ये है, अनाजों से कार्ब्स मिलते हैं, बीजों से हमें बीज जो एडिबल सीड है, नॉन एडिबल सीड से हमें क्या प्राप्त होते हैं, ऑयल्स, और जो दालें हैं, पल्सेस, उनसे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। सब्जियां, मसाले, वेजिटेबल्स, फ्रूट और आपके स्पाइस है जिनसे हमें विटामिन, मिनरल्स और, है ना, क्या प्राप्त होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। फसल चक्र दोस्तों, क्रॉप साइकिल, अब इसमें आगे डिस्कस करेंगे। सभी फसलों को अपनी वृद्धि व जीवन चक्र के लिए अलग अलग परिस्थितियां, टेम्परेचर, नमी, अलग अलग सूरज की रोशनी, फोटो पीरियड, इसकी जरूरत पड़ती है। यानी अलग अलग फसलों को ग्रो करने के लिए, उगने के लिए अलग अलग टाइप की कंडीशंस चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, मिट्टी अलग अलग टाइप की होती है। आप देखते हैं, ये कहते हैं ना हम, ये फसल तो उस इलाके में पैदा होती है, इसका मतलब वहां का क्लाइमेट है, वहां की जो सॉइल है, वहां की मिट्टी, वहां का पानी उस मृदा, उस फसल के लिए अनुकूल है। ठीक है, क्लियर। तो कितना तापमान, ठीक। तो चलिए, फसलों का मौसम 2 प्रकार का, जनरली 3 प्रकार में डिस्कस करेंगे, खरीफ और रबी। दोस्तों खरीफ की फसल की बात करें, बरसात के मौसम में उगती है, जून से अक्टूबर तक, यानी जून जुलाई में इनको आप बो देते हैं। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर तक आप इन्हें काट लेते हैं। ठीक है, कौन कौन आता है, काला चना, हरा चना, चावल, सोयाबीन, धान। आगे में ट्रिकी अप्रोच लूंगा इसकी। रबी, ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। ठीक है, सर्दी की फसल भी कहते हैं। क्लियर। तो खरीफ की फसल जो होती है ये आपके
बरसात में, रबी की फसल जो होती है सर्दी में। अब बच गया गर्मी। गर्मी में हम लोग जायद की फसलों को बात करेंगे, उन्हें हम समर क्रॉप्स कहेंगे। ट्रिक की बात कर लेते हैं दोस्तों। रबी क्रॉप्स जो होती हैं, ठीक है, इनकी आप ट्रिक पढ़ेंगे। आज सच में राई ने गेम खेला, रबी दोस्तों नवंबर से अप्रैल, ठीक है। आज सच में राई ने गेम खेला, ये ट्रिक पढ़ेंगे। आज से आलू, जैसे जौ, से सरसों, से चना, ठीक है। बोलो, राई, गेम से हो गया गेहूं, और मैं से हो गया मटर, है ना। ये कब बोए जाते हैं बताओ? रबी। क्लियर? रबी का मतलब है अक्टूबर नवंबर में बोए जाएंगे और कब काट लिए जाएंगे? मार्च अप्रैल में, ठीक है। नेक्स्ट है खरीफ। खरीफ की बात करेंगे तो खरीफ में आप ट्रिक पढ़ेंगे। आज 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 मटर के, आज मटर नहीं है, महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। महर से क्या हो गया दोस्तों? मक्का। है से हो गया अरहर, महर अरहर, है ना। गन्ना, धे से धान, दिल से तिलहन, तिल होता है ना। बा से बाजरा, जैसे ज्वार, ठीक है। मोस्टली ये याद रखेंगे। महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। इजीएस्ट ट्रिक्स हैं, कहीं दिक्कत इनमें नहीं आएगी आपको। और उसके बाद जायद जो फसलें होती हैं समर क्रॉप्स कहते हैं, गर्मी में इनको पैदा किया जाता है। जामत ताऊ लौटकर भी खीरा खा लो, तो जो सलाद जनरली जिनसे बनता है, ठीक है, क्लियर। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ठीक है, आपका खीरा, ये सब इसमें आते हैं। तो जामत ताऊ, जा से तो हो गया जायद, मैं से मूंग, तै से तरबूज, ता से तुरई, ऊ से उड़द, लौ से लौकी, तै से टमाटर, है ना। कर से ककड़ी, भी से भिंडी, खी से खीरा, और खा से दोस्तों खरबूजा, और लो से लोबिया। जामत ताऊ लौटकर भी खीरा खा लो, है ना। बहुत इजीएस्ट ट्रिक्स हैं जिनकी हेल्प से आप आसानी से इनको याद कर पाओगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं थी, मैंने बट ऐड करवा दी। फसल उत्पादन में सुधार, ठीक है। फसल उत्पादन में सुधार करने के कौन कौन से तरीके हैं? इंप्रूवमेंट इन फूड यील्ड्स, फसल की मात्रा में वृद्धि करने के लिए, ठीक है। तो तीन जनरली है। फसल की किस्मों में सुधार करें, क्रॉप मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट करें, फसल उत्पादन प्रबंधन करें, और फसल सा सुरक्षा। देखो, किस्मों को सुधारा जाए, फसल के उत्पादन को मैनेज किया जाए, और फसल की सुरक्षा। अब सुरक्षा किससे करनी है? सुरक्षा दोस्तों वातावरणीय दशाओं से, अजैविक एबायोटिक फैक्टर से, जैसे टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाए, बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाए, इसके अलावा सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, इनसे कैसे फसलों को बचाएं। इसके अलावा जैविक रूप से बीमारियों से कैसे बचाएं, फसलों में भी बीमारियां होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखें टिड्डी दल आ जाते हैं, फसलों में कीड़े वगैरह लग जाते हैं, खरपतवार हो जाती है, उनको कैसे मैनेज करें वो हम देखेंगे। तो दोस्तों एक डेफिनेशन है हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों विभिन्न आनुवांशिक गुणों वाले पौधों के बीच हाइब्रिडाइजेशन कराकर नई किस्में पैदा करना, क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। और इसका जो सिस्टम है किसने चालू किया था बताओ? मेंडल, है ना। मेंडल ने, आपको पता हो तो मेंडल ने पाइसम सटाइवम उद्यान मटर पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट दिए, ठीक है। उद्यान मटर, तो मेंडल ने उद्यान मटर पर एक्सपेरिमेंट करे थे, ठीक है। अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग जेनेटिक कोड, अलग अलग जेनेटिक वेराइटीज वाली जो फसलें, उनके बीच में इंटरब्रीडिंग कराकर, उनके बीच में क्या कराकर, उनके बीच में संकरण कराकर, 1 सेकेंड, उनके बीच में संकरण, मेंडल पाइसम सटाइवम, ठीक है। चलिए, इस टॉपिक में कहां कहां याद करने की चीज है वो याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या बनता है? फसल उत्पादन में सुधार के लिए कौन कौन से तरीके हैं? पहला है किस्मों में सुधार, उसके बाद फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन, हम तीनों को पढ़ेंगे अलग अलग। पहला है फसल की किस्मों में सुधार। दोस्तों फसल की किस्मों में सुधार के लिए, ठीक है, क्या क्या चीजें जरूरी है? पहला, अच्छे और हेल्दी सीड। सबसे पहले अच्छा और हेल्दी सीड चाहिए, ठीक है। फसल की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं? उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना, यानी ऐसे बीज, ऐसी वैरायटी जो पर एकड़ में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे हमारा होता है ना भाई, इतने बीघा में इतना हमारे गेहूं हो रहे हैं, वो कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा, उन्नत किस्में। उन्नत किस्में फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। जैसे दाल में प्रोटीन की क्वांटिटी सब दालों में अलग अलग होती है,
तिलहन में जितने भी तिलहन हैं उनके अंदर, सरसों के अंदर, तिल के अंदर, ठीक है, जितने भी ऑयल सीड्स हैं उनके अंदर तेल की क्वालिटी और क्वांटिटी अलग अलग होती है। फल और सब्जियों में विटामिन मैनेजमेंट वो सब अलग अलग होता है, तो कैसे मैनेज किया जाए। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, जैविक प्रतिरोधकता बायोटिक रोगों से, कीड़ों से, निमेटोड से, और अजैविक प्रतिरोधकता यानी एबायोटिक सूखा, क्षारीयता है ना, एल्कलाइन नेचर, जलाक्रांति यानी जल की कमी, गर्मी, ठंड, पाला, पाला पड़ जाता है ना, बहुत ज्यादा ओस वगैरह पड़ने लग जाती है, ऐसी परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम होता है। इन परिस्थितियों को सहन करने वाली फसल की हानि कम हो जाती है। यानी आप ऐसी फसलें तैयार करें जो कि तरह तरह की कंडीशंस में अपने आप को बचा ले। रोग प्रतिरोधी किस्में और आपके कीट प्रतिरोधी किस्में, बाढ़ प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी किस्में, अरे पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज, डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज और फ्लड रेजिस्टेंट वेराइटीज, ऐसी है ना। इसके बाद ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, ये एक हिंदी में वर्ड है, इसको बोलते हैं डिजायरेबल एग्रोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है, चारे वाली फसलें वे होती हैं जिनमें लंबी और, समझना, चारे, अगर आप चारे के लिए कोई फसल उगा रहे हैं तो उसमें लंबी और डेंस क्या होनी चाहिए, ब्रांचेस। चारा, अच्छा चारा उसी फसल में आएगा जिसकी शाखाएं लंबी हो और घनी हो, तो अच्छे चारे के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। यानी कि ऐसी वैरायटीज जो होती हैं वो अच्छी फसल उत्पादन के लिए मानी जाती हैं, जिसमें आप डिजायरेबल एग्रोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी डिजायरेबल, चाहे गए, डिजायरेबल का मतलब होता है चाहे गए, एग्रोनॉमी का मतलब एक तरीके से, एग्रोनॉमी फसल का ही, कृषि विज्ञान को ही एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो मतलब आप चाहे गए लक्षणों को ध्यान में रखें कि आपको किस प्रकार की फसल के लिए कौन सी चीज चाहिए। चारे के रूप में एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी ने कि चारे के लिए आप ऐसी फसलें पैदा करेंगे जिनकी शाखाएं लंबी हो, ठीक है, और जिनमें ब्रांचेस जो है वो सघन हो, घनी हो, तो वो अच्छे चारे के रूप में। तो आप देखेंगे कि भाई आपको बीज प्राप्त करना है, अच्छा अनाज प्राप्त करना है, तो जिसकी बाली लंबी आती हो, है ना, बाली लंबी आती हो और बाली घनी आती हो, तो आप उनका चारे के, अनाज के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो किस्मों में सुधार के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली किस्में, अच्छी वैरायटीज, ठीक है, दालों में अच्छी प्रोटीन मिले, ठीक है, तेलों में, तिलहन में अच्छा तेल मिले, सब्जियों में अच्छे विटामिन, मल्टीविटामिन और न्यूट्रिएंट्स मिले। जैविक अजैविक प्रतिरोधकता यानी कि रोगों से, कीटों से, निमेटोड से, ठीक है, ये तो बायोटिक रेजिस्टेंस हो गया। और एबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करें तो सूखा, ठीक है, ड्रॉट हो गया, एल्कलाइन नेचर हो गई, ठीक है, आपके लैक ऑफ वाटर हो गया, पानी की कमी, गर्मी हो गई, ठंड हो गई, वगैरह वगैरह। व्यापक अनुकूलता, ध्यान रखना है, व्यापक अनुकूलता का मतलब है एडेप्टेशन। दोस्तों, अनुकूलता का मतलब है ऐसी फसलें बनाई जाए, ऐसी किस्में बनाई जाए जो हर मौसम में ढल सके। अपने आप को बदलते हुए एनवायरनमेंट में ढालने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन, अनुकूलन। तो कह रहे हैं व्यापक, ज्यादा ज्यादा मतलब बहुत रेंज जिनमें एडेप्टेशन की हो, ऐसी फसलों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। कैसी भी कंडीशन में फसलें अपने आप को एडेप्ट कर लें, तो एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकेगा अगर वो फसल कैसी हुई, अनुकूल हुई, अनुकूलन उसमें अच्छा हुआ। फसल उत्पादन में सुधार, किसानों द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीक इस्तेमाल की जाती हैं जिसके फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। पहला, पोषण प्रबंधन, न्यूट्रिएंट, पादपों को पर्याप्त वृद्धि के लिए जो पोषक पदार्थ चाहिए होते हैं वो मिले। दूसरा, इरिगेशन, सिंचाई मिले। और फसल को उगाने का पैटर्न, इन तीनों चीजों से ही, है ना, जो है फसल के उत्पादन में सुधार होता है। कैसे? सबसे पहले न्यूट्रिशन मैनेजमेंट या न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसको बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों। दूसरे जीवों की तरह पौधों को भी वृद्धि हेतु कुछ तत्वों की आवश्यकता है, ठीक है, क्लियर। तत्व कहां से मिलते हैं पौधों को? कार्बन और ऑक्सीजन हवा से मिल जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी से मिल जाता है, बाकी सब किससे मिलते हैं? मृदा से मिलते हैं। तो पादपों को, ठीक है, जहां से पोषक पदार्थ मिलते हैं वो तीन जगह है, हवा, पानी, मिट्टी। हवा से कार्बन ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन और बाकी मिट्टी से। अब इनमें पादपों के अंदर पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा हुआ है, मैक्रोन्यूट्रिएंट, वृहद पोषक तत्व जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, वृहद पोषक तत्व, और दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व। माइक्रो का मतलब है सूक्ष्म पोषक तत्व। मैं एनसीईआरटी 11th क्लास के आधार पर इनकी ट्रिक लिखवा रहा हूं आपको। देखो, यहां आप ट्रिक पढ़ेंगे, चतुर सिंह ओझा ने पर्वत से कब मांगा कैल्शियम?
चतुर सिंह ओझा ने पर्वत से कब मांगा कैल्शियम? ये एक ट्रिक है भाई, बिल्कुल रैपिड वर्जन में आपको कंटेंट की डिलीवरी होगी, जो काम काम की चीजें हैं वही याद रखें, है ना, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। चतुर सिंह कार्बन हाइड्रोजन, है ना, चतुर सिंह में ये ले लिया हमने पूरा एक कार्बन हाइड्रोजन, ओझा ऑक्सीजन, ने नाइट्रोजन, पर्वत फॉस्फोरस, एस से सल्फर, कब पोटेशियम, मांगा मैग्नीशियम कैल्शियम। ठीक है, चतुर सिंह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ध्यान रखना है सजीवों के लिए बृहद मात्रा, अच्छा क्लियर, इनमें ध्यान रखना ये जो एनपीके है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, इनको पादपों के लिए क्रांतिक तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांतिक तत्व, क्रिटिकल एलिमेंट बोलते हैं। उर्वरकों में यही आते हैं, जो खाद होती है फर्टिलाइजर्स होती है उनमें मोस्टली यही आते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीन तत्व ऐसे हैं कि इनकी कमी का तुरंत से एडवर्स इफेक्ट, तुरंत से इसका नकारात्मक प्रभाव पादपों की वृद्धि पर मिलता है ना। माइक्रोन्यूट्रिएंट को आप याद करेंगे तो आप कैसे याद करेंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट को याद करेंगे तो आप याद करने का तरीका है, फिर कल मनमोहन की जिंदगी, बहुत इजी ट्रिक है, फिर कल मनमोहन की जिंदगी बस के नीचे कुचल गई, फिर कल मनमोहन की जिंदगी बस के नीचे कुचल गई, फिर कल मनमोहन की जिंदगी बस के नीचे कुचल गई। बहुत दर्दनाक बात हो गई भाई साहब। देखो फिर ध्यान रखना यहां पर पढ़ेंगे आयरन, है ना, कल क्लोरीन, मन मैग्नीज, एमओ मोहन मोलिब्डेनम, जिंदगी जेडन, बस बोरोन, नीचे निकल, कुचल कॉपर। ठीक है, तो फिर आयरन, कल क्लोरीन, मन मैग्नीज, मोहन मोलिब्डेनम, जिंक बोरोन निकल कॉपर, है ना। इजीली याद करना इनको, बहुत इजी ट्रिक्स हैं। आगे बढ़ते हैं, खाद तथा उर्वरक। देखो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ध्यान रखना मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है। खाद में हम सबसे पहले बात करेंगे मैन्योर। ये एक प्रकार के ऑर्गेनिक पदार्थ का अच्छा स्रोत है, थोड़ी मात्रा में मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है। ये कहां से प्राप्त होते हैं? खाद प्राणियों के जो उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट कूड़े कचरे से बनता है खाद। ठीक है, खाद के विभिन्न सोर्सेस की अगर हम बात करेंगे तो कंपोस्ट खाद दोस्तों, पौधों और उनके अवशेष, प्लांट का जो वेस्टेज है, कूड़ा कचरा, पशुओं का गोबर, मलमूत्र आदि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया या फंगस की हेल्प के द्वारा खाद में बदल दिया जाता है, कंपोस्टिंग। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट केंचुए की खाद, जब कंपोस्ट को केंचुए के उपयोग से तैयार करते हैं तो, है ना, तो ध्यान रखना है यहां केंचुआ जो है उसको फ्रेंड ऑफ फार्मर, है ना, और भूमि की आंत, इंटेस्टाइन ऑफ अर्थ के नाम से किसे जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना, फ्रेंड ऑफ फार्मर, किसान का मित्र, फ्रेंड ऑफ फार्मर, और ध्यान रखना क्या, इंटेस्टाइन ऑफ अर्थ, भूमि की आंत, इंटेस्टाइन ऑफ अर्थ किसको बोलते हैं, केंचुए को। फिर होती है हरी खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे, पटसन, मूंग, ग्वार उगा देते हैं, तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। आप देखेंगे क्योंकि पटसन, मूंग, ग्वार, इनमें क्या होता है, इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रोसेस होती है। तो नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी ये क्या करते हैं वहां पर। तो ध्यान रखना है, जो खाद का मतलब आप कह सकते हैं, है ना, जैविक खाद, यानी अभी तक हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात नहीं कर रहे, खाद और उर्वरक में हम अंतर आगे देखेंगे। तो खाद जो होती है वो सजीवों से प्राप्त होती है। कंपोस्ट खाद, जिसमें पेड़ पौधे, कूड़ा कचरा, गोबर, मलमूत्र सबको जीवाणु और फंगस, बैक्टीरिया और फंगस की हेल्प से खाद में बदल दिया जाता है। कंपोस्ट खाद में केंचुआ काम में लेते हैं, और हरी खाद में हम खेतों में फसल उगा देते हैं, पटसन, मूंग, ग्वार आदि उगा देते हैं, फिर हल चलाकर उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं, धीरे धीरे करके वो खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो आगे दोस्तों, फर्टिलाइजर। दोस्तों उर्वरक के बारे में क्या कहा गया है, ये कहां तैयार होते हैं, ये दोस्तों फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस के इस्तेमाल से बनते हैं। इनमें अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, उर्वरक आसानी से पौधों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ये पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस इन
मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, है ना, खाद में और उर्वरक में क्या अंतर है। ठीक है, तो खाद के बारे में बात देखिए, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ये मुख्य रूप से ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, जबकि ये इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि ये अकार्बनिक होते हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं। खाद ऑर्गेनिक होती है और उर्वरक जो होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आपने सुना होगा, कार्बनिक खेती। तो ऑर्गेनिक जो खेती की जाती है उसमें हम ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि हम लोग फर्टिलाइजर काम में नहीं लेते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वो काम में नहीं लेते, वो कार्बनिक पदार्थों से ही हम लोग खाद के रूप में। ये नेचुरल पदार्थ के बनते हैं, ये केमिकल से बनते हैं। खाद में कम मात्रा में न्यूट्रिएंट होते हैं, उर्वरक में ज्यादा मात्रा में, फिर भी खाद को अच्छा माना जाता है क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं ये आगे चल के नुकसान पहुंचाते हैं। खाद सस्ती होती है, घर और खेत मैदान में बनाई जा सकती है। उर्वरक महंगे होते हैं, फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। खाद धीरे धीरे पौधों द्वारा एब्जॉर्ब होती है, पानी में घुलती नहीं है, धीरे धीरे करके मृदा में घुलती है, प्लांट्स में एब्जॉर्ब होती है। उर्वरक आसानी से फसल तक पहुंच जाते हैं। खाद के बारे में बात करें, इनका आसानी से भंडारण व स्थानांतरण किया जा सकता है, जबकि फर्टिलाइजर्स को आप, है ना, इजी से जो स्टोरेज और ट्रांसफर नहीं कर सकते, हार्मफुल होते हैं, है ना, और ज्यादा मात्रा में इनका प्रयोग करने से जो फसलें हैं उनकी जो फूड क्वालिटी और उनकी न्यूट्रिशन क्वालिटी है वो भी बिगड़ती है। उससे बीमारियां, कह रहे हैं आजकल केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा यूज होने के कारण जो है भोजन में वो फर्टिलाइजर्स जो है वो जो भोजन आप तक पहुंच रहा है उसमें उनकी क्वांटिटीज पहुंच जाती हैं और वो आपके लिए नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सिंचाई दोस्तों, इरिगेशन, फसलों को वाटर प्रदान करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, इरिगेशन। वाटर में बात करते हैं सिंचाई के टाइप्स, तो सबसे पहला कुआं, वॉल्स, है ना, खुदे हुए कुएं या खोदे हुए कुएं में पानी बैलों के उपयोग से, पहले बैलों के द्वारा खींचते थे या पंप द्वारा निकाला जाता है आजकल पंप। दूसरा हो गया दोस्तों ट्यूबवेल। ठीक है, ट्यूबवेल्स में आप देख रहे हैं, ट्यूबवेल्स में आप देखते हैं क्या कि भैया जो ट्यूबवेल्स होते हैं बहुत नीचे पानी होता है, मोटर पंप के इस्तेमाल से खींच लेते हैं। फिर है कैनाल्स, पानी एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से, जो नहरें होती हैं, ठीक है, मुख्य नहर से शाखाएं निकलती है जो विभाजित होकर खेतों की सिंचाई करती हैं। ठीक है, नदी उन्नयन प्रणाली, इसको बोलते हैं रिवर लिफ्टिंग सिस्टम या रिवर लिंकिंग या रिवर ऑगमेंटेशन। इस प्रणाली में पानी नदियों से सीधे ही पंप द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है ना। इस सिंचाई का उपयोग नदियों के आसपास, तो नदियों के आसपास पंप के द्वारा लोग क्या कर लेते हैं, पानी इकट्ठा कर लेते हैं, खींच लेते हैं और उससे सिंचाई करते हैं। तालाब, आपत्ति के समय छोटे तालाब, छोटे जलाशय, है ना, इनसे पानी काम में लेते हैं। पानी का संरक्षण, वर्षा के पानी को किसी टैंक में इकट्ठा कर लिया जाए, बाद में इस्तेमाल के लिए, है ना, काम में लेते हैं। ये पानी मृदा अपरदन को, मिट्टी के कटाव को रोकता है, जो बरसात का पानी है, इसका संरक्षण टैंक्स में। ठीक है, तो कोई खास है नहीं जिसको आप ज्यादा देखें। आगे, वर्षा जल संग्रहण, वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी पर गिरने वाले वर्षा जल को रोका जाता है और भूमि में रिसने के लिए तैयार कर लिया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर वाटर कलेक्शन कहते हैं। अब हमने पढ़ा था कि फूड क्वालिटी को बढ़ाने के लिए 3 चीजें हैं। पहला तो किस्मों में सुधार करें, फसल की किस्में। दूसरी हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन, पहला तो हमने बात करा था न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, दूसरा बात की थी सिंचाई। भाई फसल की किस्म को अच्छा बढ़ाने के लिए पहला तो चाहिए पोषक पदार्थ, तो हमने सूक्ष्म मात्रिक, वृहद मात्रिक, पोषक और खाद के बारे में बात करी। फिर हमने बात करी दूसरा चाहिए सिंचाई, तीसरा चाहिए फसल पैटर्न। दोस्तों ये फसल पैटर्न काफी हेल्प करता है। फसल की वृद्धि हेतु अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि नुकसान कम से कम हो, उपज ज्यादा से ज्यादा हो। 3 प्रकार की खेती, मिश्रित खेती, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप साइकिल। मिश्रित खेती मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाती है, अंतरा फसलीकरण इंटरक्रॉपिंग कहलाता है, और फसल चक्र। अब इन तीनों में अंतर देखो। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग में होता है 2-3 फसलों को एक साथ उगाना, जैसे ऐसे फसलों के उगा देते हैं मिला के, ए बी ए बी बी ए बी बी ए बी ए बी बी, मतलब 2-3 फसलों को, जैसे एक फसल ये पौधा है दूसरा पौधा, ऐसे बीजों को मिला के उगा दिया जाता है ना। इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं, ये तो हो गया, ठीक है, ये वाला तो ये हो गया। इंटरक्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, इंटरक्रॉपिंग में एक फसल की लेयर समांतर क्रम में, एक फसल ये हो गई, दूसरी फसल की लेयर ये हो गई, यानी पैरेलल लाइंस में हम अलग अलग टाइप की फसलें उगाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि दोस्तों जो हर टाइप की फसल होती है ना, उससे मृदा में अलग प्रकार के पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं। तो अगर आप एक ही टाइप की फसल करते हो तो एक समय में एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में अवेलेबल हो पाएंगे। अलग अलग टाइप की कर पाते हो तो उससे फायदा रहेगा। फसल चक्र में क्या होता है,
फसल चक्र में सीजन 1 में ए फसल कर दी, सीजन 2 में बी कर दी, सीजन 3 में तीसरी फसल कर दी। तो इसमें फसलों को बदल बदल कर उगाया जाता है, ठीक है, ये होता है फसल चक्र। तो मिश्रित खेती में एक साथ ही एक से ज्यादा फसल करी जाती है। अंतरा फसलीकरण में, इंटरक्रॉपिंग में भी एक साथ ज्यादा फसल करते हैं, लेकिन पैरेलल, पहली लेयर पौधों की पहली लेयर एक फसल, दूसरी लेयर दूसरी फसल, तीसरी लेयर तीसरी फसल, ऐसे। और फसल चक्र में क्या होता है, एक सीजन में एक फसल, दूसरे सीजन में दूसरी, तीसरे सीजन में तीसरी, समझते हैं। मिश्रित खेती, दो या दो से अधिक फसलों को एक ही साथ एक ही भूमि में उगाया जाता है। जैसे गेहूं और चना उगा सकते हो, गेहूं सरसों उगा सकते हो, मूंगफली सूरजमुखी, ये ग्रुप पूछे जाएंगे, गेहूं के साथ चना, गेहूं के साथ सरसों चलेगा, मूंगफली के साथ सूरजमुखी चलेगा। मिश्रित फसल की खेती करने से हानि होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है, इन्होंने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अंतरा फसलीकरण, इंटरक्रॉपिंग में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में एक फिक्स पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल और उनके एकांतर में दूसरी पंक्तियों में दूसरे प्रकार की फसल। सोयाबीन के साथ मक्का, बाजरा के साथ लोबिया, है ना, क्लियर। लेयर 1 ए, लेयर 2 बी, फिर लेयर 1 ए, फिर लेयर 2 बी, इस तरह से उगा सकते हैं पैटर्न्स में, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग के एग्जांपल सोयाबीन प्लस मक्का, बाजरा प्लस लोबिया, जो एनसीईआरटी ने दिए हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पर है फसल चक्र, क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने का। जैसे अगर बार बार एक ही खेत में एक ही प्रकार की खेती की जाती है, तो एक ही प्रकार के पोषक तत्व मृदा से फसल द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। बार बार मृदा से पोषक तत्व फसल द्वारा प्राप्त करने पर एक ही प्रकार के पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं, अतः हमें अलग अलग प्रकार की खेती करनी चाहिए, ये भी समझो, है ना। जैसे दालें जो होती है मृदा में नाइट्रोजन अवेलेबल करवाती हैं, हर फसल को अलग टाइप की खाद चाहिए, मिट्टी में अलग अलग टाइप का कंटेंट पहुंचता है, हर फसल हर अलग अलग टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। तो मृदा में अगर आप एक ही फसल उगाओगे, है ना, तो मृदा में से उस प्रकार के कंटेंट पादप ग्रहण करता जाएगा। तो बताओ मृदा में जो कंटेंट है उस एलिमेंट की या उस प्रकार के न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की फसलें उगाते हैं। विशेषता क्या है, मिट्टी की क्वालिटी बरकरार रहती है, ये इंसेक्ट और वीड्स को भी कंट्रोल करते हैं, और एक बार मिट्टी को उपजाऊ बनाने के बाद कई प्रकार की फसल सुचारू रूप से उगाई जा सकती है। एक बार मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कहते हैं दालें उगा दो, पल्सेज उगा दो, है ना। फसल चक्र में कहते हैं, है ना, हर एक दो सीजन में खेतों में दालें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दालों से किसकी अवेलेबिलिटी होती है, नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी दालों से होती है। क्यों? क्योंकि दालें जो होती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा, दालें जो होती हैं, लेग्यूम जो पादप होते हैं, है ना, लेग्यूम पादप जो होते हैं, इनकी जो रूट्स हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके मृदा में उसकी क्वांटिटी बढ़ाता है ना। तो फसल चक्र में कहा जाता है कि हर खेत में, है ना, हर 2-3 सीजन में, एक सीजन में क्या कर दो आप क्या कर दोगे, लेग्यूम प्लांट उगा दोगे, दालें उगा दोगे, ठीक है। चलिए सर, उसके बाद फसल सुरक्षा प्रबंधन, जैसे हमने सबसे पहले बात की थी फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल की, देखो क्या क्या पढ़ा हमें अभी तक, यहां पे आइए, ये पहला पढ़ा था फसल की किस्मों में सुधार, ठीक है। दूसरा पढ़ा था फसल उत्पादन प्रबंधन, ये अभी हम पढ़ेंगे, है ना, उत्पादन का प्रबंधन किया था। तीसरा फसल सुरक्षा प्रबंधन, ठीक है। फसल की किस्मों में सुधार के लिए हम क्या क्या पढ़ चुके, संकरण के बारे में बात की थी, इस टाइप की किस्में, अलग अलग टाइप की किस्में कहां कहां काम में आती है उनके बारे में बात करी थी, ठीक है। उसके बाद फसल के उत्पादन में सुधार के लिए हमने पोषक प्रबंधन, है ना, सिंचाई, फसल के उगाने के तरीके, फसल पैटर्न के बारे में बात करी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे फसल की सुरक्षा, ठीक है। चलो मैं एक बार वापस से चार्ट बनाऊंगा, यहां पर ही लिखूंगा मैं, 1 सेकेंड, ठीक है। फसल की किस्मों में सुधार, किस्मों में सुधार के बाद उत्पादन के लिए हम लोगों ने पोषण, फसलों को पोषण, सिंचाई और फसल पैटर्न, क्रॉप पैटर्न। तो फसल के पोषण की बात की हमने, खाद वगैरह के बारे में, ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्वों के बारे में। सिंचाई में हम लोगों ने कैनाल्स, रिवर, पॉन्ड्स वगैरह के बारे में डिस्कशन किया। और फसल पैटर्न में हमने मिश्रित खेती, इंटरक्रॉपिंग और बात करी किसकी,
क्रॉप साइकिल की, है ना। अब फसल का सुरक्षा प्रबंधन देखेंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं इस टॉपिक के अंदर, बस छोटी छोटी बातें हैं। फसल चक्र में यह ध्यान रखना कि मिश्रित खेती में किसको किसके साथ उगा सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग में किसको किसके साथ उगा सकते हैं, फसल चक्र में क्या है, ठीक है। देखिए, रोग कारक जीवों तथा फसलों को हानि पहुंचाने वाले कारकों से फसल को बचाना ही संरक्षण है। इस प्रकार की कठिनाइयों को बचने के लिए कौन कौन से तरीके? पहला, फसल की वृद्धि के लिए के समय कीट और पीड़कनाशी जीवों से, इंसेक्ट और पेस्ट वगैरह जो होते हैं, पेस्ट से, इनसे बचाना। अनाज के भंडारण के समय, स्टोरेज के समय उन्हें बचाना। आप देखेंगे अनाज के भंडारण के समय इल्लियां पड़ जाती हैं, ठीक है, कहते हैं ना घुन लग गया, ठीक है, तो वो इल्लियां वगैरह पड़ जाती हैं। क्या करते हैं वो अनाज को एकदम खोखला करके उसको नष्ट कर देती हैं। फसल की वृद्धि के समय कीड़े लग जाते हैं तरह तरह के, ठीक है, टिड्डियां वगैरह, उनसे बचाना, ठीक। चलिए, पीड़कनाशी दोस्तों, पेस्ट, ऐसे जीव जो फसल को खराब कर देते हैं, है ना, जिससे वह मानव उपयोग के लायक नहीं रहती, पीड़क कहलाते हैं। पीड़क कई प्रकार के होते हैं। पहला है वीड्स, खरपतवार। फसल के साथ साथ उगने वाले जो अनवांटेड फसलें हैं उनको हम खरपतवार कहते हैं। उदाहरण के रूप में जेंथियम, पार्थेनियम, पार्थेनियम ग्रास और जेंथियम, है ना, ये खरपतवार के रूप में आ गया एग्जाम्पल। कीट, अगला है इंसेक्ट। कीट विभिन्न प्रकार से फसल तथा पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जड़, तना, पत्तियों को काट देते हैं, पौधे के विभिन्न भागों के कोष रस को चूस कर नष्ट कर देते हैं। कीटों में आपने जैसे फेमस सुना होगा टिड्डी, लोकस्ट, फेमस टिड्डी दल आता है, आपको पता है, ठीक है। तंबाकू में कली का कीड़ा है, वो है। रोगाणु, इसके अलावा वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ये भी पादपों में क्या करते हैं, रोग करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं। ये फसल में पानी, हवा तथा मिट्टी द्वारा पहुंचते हैं। जनरली एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन हम पादपों में बीमारियां जो हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। आप पढ़ते हैं तंबाकू में मोजैक डिजीज, चावल में नींबू में सिट्रस कैंसर, ठीक है। इसके अलावा आप पढ़ते हैं गन्ने में रेड रॉट डिजीज, बाजरे के अंदर ग्रीन ईयर डिजीज या हरित बाली रोग, ठीक है। आलू के अंदर हम लोग पढ़ते हैं आलू का लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का पछेती अंगमारी रोग। तो ये सब हम पढ़ते हैं, अलग अलग डिजीजेस एनसीईआरटी ने नहीं मेंशन करी है, दैट्स वाई हम लोग नहीं देख रहे हैं। चलिए, अनाज का भंडारण दोस्तों, ये तो पैदा होते समय थे, कौन कौन, खरपतवार, कीट और रोगाणु। उसके बाद भंडारण के समय पूरे साल मौसम के अनुकूल भोजन प्राप्त करने के लिए अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। परंतु भंडारण के समय अनाज कई कारणों से, जैविक कारण, जीवित प्राणियों के द्वारा, जैसे कीट, चिड़िया, टिक्स होती हैं, चिचड़ियां, बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, ये क्या करते हैं, अनाज को नुकसान पहुंचाते। अजैविक कारक की बात करें, नमी, तापमान आदि में अनियमितता, ये कारक फसल की गुणवत्ता तथा भार में कमी, वजन कम कर देते हैं, रंग में परिवर्तन और जर्मिनेशन की कैपेसिटी, है ना, क्योंकि वो बीज जो अगली बार आप अंकुरित करोगे तो जर्मिनेशन की कैपेसिटी को भी घटा देते हैं, जिससे कि आगे वो बीज अच्छे पादप पैदा नहीं कर पाता, ठीक है। अगला, इसी में इन्होंने एक टर्म दे दी है ऑर्गेनिक खेती, बीच में एक अलग से। तो ऑर्गेनिक खेती किसे कहते हैं? कीटनाशी और फर्टिलाइजर का प्रयोग करने के अपने ही दुष्प्रभाव है, प्रदूषण फैलाते हैं तथा लंबे समय के लिए मिट्टी की जो फर्टिलिटी उसको नष्ट कर देते हैं। जो हम अनाज, फल और सब्जियां प्राप्त करते हैं उनमें हानिकारक केमिकल पहुंच जाते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती में ना के बराबर इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती किसे कहते हैं? जिसमें ना इंसेक्टिसाइड होते हैं, ना ही कीटनाशी होते हैं, ना ही फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है। तो ये साइड में कॉलम बना के याद रखेंगे। अनाज को सुरक्षित भंडार गृह तक पहुंचने से पहले सुरक्षित रखने के विभिन्न उपाय जो भविष्य में इस्तेमाल हों। पहला, सुखाना, अनाज को अच्छे से रोशनी में सुखा लेना चाहिए, यानी गीले अनाज को स्टोर नहीं करना चाहिए, उसमें फंगस पैदा होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। दूसरा, सफाई का ध्यान रखें, अनाज में कीड़े नहीं होने चाहिए। गोदामों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए पहले, है ना। छत या दीवार या फर्श में कहीं भी अगर दरार है तो उसे अच्छी तरह से मरम्मत कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अनाज जो होता है उसके कारण वहां पर अगर दरारें हैं दीवार में, कहीं पर भी, फर्श पर, छत पर, तो वहां से जो है जो छोटे जीव हैं वहां से पहुंच सकते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। धूमक, गोदाम तथा भंडारण गृह पर जिस बीज में कवकनाशी, कीटनाशी का प्रयोग करना आवश्यक होता है ना, तो उसे धूमक कहते हैं। गोदाम तथा भंडारण गृह पर किसी किसी बीज के लिए अलग से फंगीसाइड या कीटनाशी का प्रयोग करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो वहां पर जो है ऐसे कीटनाशी हम लोग डालते हैं। धूमक का मतलब आप कह सकते हो जो हवा में मिलकर
समझ रहे हैं, जो सांस के माध्यम से कीटों को नुकसान पहुंचा देते हैं, धूमन विष बोलते हैं इनको, है ना। यानी कि हवा में इनकी स्मेल, इनकी गंध या ये वाष्पशील कंपाउंड के रूप में होते हैं, वेपरेबल होते हैं, तो इनको जगह जगह रख दिया जाता है जिससे कि हवा में मिलकर और ये कीटों को पैदा होने से रोकते हैं। अगला है भंडारण उपकरण। कुछ भंडारण उपकरण जैसे पूसा धानी, पूसा कठोर, पंत कुठला आदि, ठीक है, ये कुछ भंडारण के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें भी आप रख सकते हो। जनरली बड़े बड़े लोहे के चैम्बर्स आते हैं, उनमें भी आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ उपकरण है, पूसा धानी, पूसा कठोर, पंत कुठला आदि, ठीक है, कुछ नाम है डायरेक्ट, इनको आप याद करेंगे। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो खाद्य पदार्थ हैं, जो अनाज हैं, उसके भंडारण के तरीके हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक की बात आपके समझ में आई क्या? मैं कुछ चीजें और एनसीईआरटी से रीच कर रहा हूं आपके लिए ताकि आप समझें प्रॉपर। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है उपकरण एवं संरचनाएं अपनानी चाहिए, ठीक है। साफ तथा सूखे दाने को प्लास्टिक बैग में सुरक्षित रखना चाहिए, है ना। तो इनमें वायु, नमी, तापक्रम का प्रभाव नहीं होता और बाहर के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो पूसा धानी पूछ ले, पूसा कोठार पूछ ले, पंत कुठला पूछ ले, ये कुछ नाम हैं जिनके अंदर आप इंस्ट्रूमेंट, जिनके अंदर आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। आगे दोस्तों, पशुपालन। भाई जब वेजिटेटिव चीजों की बात कर ली तो एनिमल्स की भी बात कर लेते हैं। पशुपालन, कैटल फार्मिंग, घरेलू पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से पालने को कैटल फार्मिंग कहते हैं। पशुओं के भोजन, आवास, उनकी वैरायटीज को सुधारना और उनको रोग कंट्रोल के में काम आते हैं। पशु कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूध प्राप्त करना, खेती के लिए काम में लेते हैं, खेत को जोतने के लिए काम में लेते हैं, यातायात के प्रयोग में काम में लेते हैं। यातायात में, खेत जोतने में, कृषि कार्य में आजकल प्रयोग कम हो गया है, दूध के लिए पशुपालन मोस्टली हो रहा है, ठीक है। पशु कृषि के प्रकार, गाय बॉस इंडिकस, भैंस की जो प्रजाति बुबेलस बुबेलस, दूध देने वाली मादा, दूध देने वाली मादा जानवर शामिल है, गाय और भैंसों में दोनों में ही मादा पशुओं को पालते हैं। हल चलाने वाले जानवर में नर को पाला जाता है, दूध नहीं देते, कृषि में कार्य करते हैं, बोझा ढोते हैं, हल चलाते हैं। दुग्ध श्रवण काल क्या होता है? मिल्क लैक्टेशन पीरियड, जन्म से लेकर अगली प्रेगनेंसी के बीच का जो समय है ना, जिसमें मादाएं दूध देती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं दुग्ध श्रवण काल, लैक्टेशन पीरियड, है ना, या मिल्क सीक्रेशन पीरियड, ठीक है। चलो भाई आगे दोस्तों, अलग अलग जीवों के जो प्रोडक्ट हैं, एनिमल प्रोडक्ट हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की क्वांटिटी का एक चार्ट हमारे पास है, देखिएगा। गाय के दूध में देखो परसेंटेज 3.6% फैट, 4% प्रोटीन और 50% आपका क्या होता है, शुगर, ठीक है। मिनरल्स 0.7, वाटर 87.2% है, विटामिन B1, B2, B12, डी और ई मौजूद होते हैं, ठीक है, गाय के दूध में, समझ रहे हैं। इसके बाद बात करें अंडे में, 12 फैट, 12%, 13% प्रोटीन, शुगर ना के बराबर, मिनरल्स 1%, वाटर 74%, विटामिन B2 और डी अंडे में मिलेगा। मीट की बात करेंगे, 3.60 आपका फैट हो गया, प्रोटीन हो गया 21.10, शुगर ना के बराबर, मिनरल्स 1.10, वाटर 74 और विटामिन B2, B12 मिलते हैं। फिश की बात करते हैं, मछली, फैट बहुत कम होती है 2.50, प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि फिश प्रोटीन जो है एक जो सस्ता और अच्छा प्रोटीन माना जाता है। 77.20 आपका वाटर है और नियासिन, विटामिन B3 बोलते हैं नियासिन को, विटामिन डी और विटामिन ए। देखो विटामिन डी और विटामिन ए ये भी याद रखना, ये फिश प्रोटीन में मिलते हैं, विटामिन ए और विटामिन डी, ठीक। तो ये कंपैरिजन याद रख लीजिएगा, है ना, सिंपली, ठीक है। विटामिन B1, B2, B12, डी और ई गाय के दूध में मिलते हैं, ठीक है। अंडे में फैट और प्रोटीन दोनों मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद मीट की बात करते हैं तो फैट कम, प्रोटीन ज्यादा, और फिश की बात करते हैं फैट और भी कम और प्रोटीन भी एक अच्छे अमाउंट में मिलता है, ठीक है। साथ में विटामिन डी, ए और विटामिन D3 मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट, पशु की देखभाल, सफाई। पशुओं की सुरक्षा के लिए हवादार या छायादार स्थान होना चाहिए, ठीक है सर। पशुओं की चमड़ी की लगातार कंघी ब्रशिंग होनी चाहिए, क्योंकि उनकी चमड़ी में भी, है ना, जो
तरह तरह के परजीवी इनके बॉडी पर रहने लगते हैं। पानी इकट्ठा नहीं हो इसलिए ढलान वाले पशु आश्रय होने चाहिए जिनमें से पानी निकल जाए, ठीक है। भूसे में मुख्य रूप से फाइबर होना चाहिए पशुओं के, तो चारा जो होता है उसमें फाइबर ही होता है मोस्टली। गाढ़ा प्रोटीन इनको देना चाहिए, ठीक है। दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए खाने में विटामिन और मिनरल्स होने चाहिए, ठीक है। ये भोजन है पशुओं का। बीमारी से बचाने के लिए पशुओं की मृत्यु हो सकती है जो दुग्ध उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। एक स्वस्थ पशु, देखो देखो ये बहुत अच्छी बात है। स्वस्थ पशु की निशानी क्या है? तो स्वस्थ पशु की निशानी है, देखो पशु कहते तो है नहीं, अरे भाई जानवरों में हमारी बॉडी में दर्द हो रहा होता है तो हम तो कह देते हैं कि मेरा कंधा दुख रहा है, सर दुख रहा है। महिलाएं बड़ी खतरनाक तरीके से, मेरी तो खोपड़ी भन्न भन्न हो रही है, शरीर में सरसरी सी चल रही है, फड़फड़ी सी छूट रही है ना, सरसरी सी मच रही है शरीर में। डॉक्टर भी सोचता है कि ये फरफरी सरसरी भन्न भन्न ये कौन सी बीमारी आ गई, मैं तो पढ़ाई नहीं कहीं। फिर भी तो हम तो बता देते हैं ना, जानवर बेचारे कैसे बताएं, वो तो बेजुबान होते हैं। तो जानवरों में जो जो लोग गाय भैंस जानवर जो भी पालते हैं ये पहचान जाते हैं। एक तो खाना खाना बंद कर देता है जानवर, जब भी बीमार होगा, जब भी उसके अंदर कोई बीमारी होगी खाना खाना बंद कर देता है। दूसरा, वो ठीक ढंग से उठता बैठता नहीं है, उठने बैठने में, है ना, उसके पोस्चर में आपको चेंजेस दिखेंगे, उसके पोस्चर में, उसकी फूड हैबिट्स में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। खाने में नाटक करने लगेगा, ठीक है, एकदम इनएक्टिव सा लगने लगेगा, आपको फील होगा कि ये एक्टिव कम है, एनर्जेटिक कम है, उठते बैठते में भी आपको अलग पोस्चर फील होंगे। तो ये जानवरों के बीमार होने की निशानी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पशुओं के बाह्य परजीवी अंतः परजीवी दोनों होते हैं। पशुओं की बॉडी में एंडोपैरासाइट एक्सोपैरासाइट, देखो पशुओं की बॉडी पे भी वो है ना, वो चिचड़ियां टिक्स एंड माइट्स वो पड़ जाती हैं, अंदर बॉडी में भी होते हैं। बाह्य परजीवी द्वारा त्वचा रोग हो सकते हैं, अंतः परजीवी द्वारा स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है। ओके भाई, इसके बाद बात चली बचाव। रोगों से बचाने के लिए पशुओं को टीका लगाया जाता है, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग। मुर्गी पालन की बात करें, अंडे तथा कुक्कुट मांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अंडे तथा कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी, ना दोनों हमारे भोजन में प्रोटीन, चिकन की बात कर लें या अंडे। दोस्तों मुर्गी की वे किस्में, ठीक है, जब चूजों को मांस के लिए पाला जाता है तो उन्हें ब्रोलर्स कहते हैं, और ये जन्म के 6 से 8 महीने, 6 से 8 हफ्ते बाद, जन्म के कितने हफ्ते बाद? 6 से 8 हफ्ते बाद ये क्या करने लग जाते हैं? इस्तेमाल होते हैं। यानी कि अगर बात करें तो जो अगर मुर्गी का प्रयोग या मुर्गी की वे किस्में जिनका प्रयोग किसके लिए हो रहा है? मांस के लिए हो रहा है, तो उन्हें ब्रोलर्स कहते हैं, है ना, या ब्रोइलर्स, ब्रोलर्स या ब्रोइलर्स। और जो अंडे देती है ना उन्हें बोलते हैं लेयर, ठीक है। तो जब कुक्कुट पालन अंडे के लिए किया जाता है, जन्म के 20 हफ्ते के बाद इस्तेमाल की जाती हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, मुर्गी उत्पादन, मुर्गियों को निम्नलिखित विशेषताओं के कारण संकरण करके नई नई किस्में विकसित की जाती हैं, ठीक है। चूजों की संख्या अधिक और किस्म अच्छी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वैरायटीज क्यों की जाती है? मुर्गियों को संकरण करके नई नई किस्में क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो चूजे हैं, जो बच्चे हैं, वो अधिक संख्या में पैदा होते हैं और उनकी वैरायटीज हाइब्रिडाइजेशन से अच्छी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, कम खर्च में इनका रखरखाव हो सकता है। छोटे कद के ब्रोलर्स जो होते हैं वो माता पिता द्वारा चूहों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु, ठीक है, चूहे नहीं, ठीक है। तो यानी कि पहला तो है चूजों की संख्या अधिक होती है और अधिक वैरायटीज बन के आ जाती हैं संकरण से। कम खर्च में इनका रखरखाव हो सकता है, और छोटे कद के जो ब्रोलर्स होते हैं वो माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु इनका प्रयोग कर लिया जाता है। गर्मी के अनुकूलन की क्षमता इनमें अंदर होती है, उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता इनके अंदर होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? डन। छोटा कद होता है, छोटा कद होता है तो भाई माता पिता का कद छोटा होता है तो बच्चे भी छोटे 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 छोटे, तो ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती। तो कम खर्च में रखरखाव है, छोटे कद के कारण आप इनका व्यावसायिक उत्पादन अच्छा कर पाते हो, गर्मी अनुकूलन की क्षमता होती है, उच्च तापमान सहन करने की क्षमता होती है। आगे बात करते हैं मछली उत्पादन, ठीक है। चलिए, मछली उत्पादन से पहले मैं मुर्गी उत्पादन में एक नजर जो है एनसीईआरटी की बुकलेट पर डालना चाहूंगा, क्योंकि मुझे जो है, हाँ चलिए, हाँ, इसके बाद मैं कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में हैं वो मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले कि जो ब्रॉयलर्स चिकन होते हैं, जो ब्रॉयलर्स होते हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं
तो ब्रॉयलर्स को क्या किया जाता है, विटामिन रिच फूड दिया जाता है, विटामिन रिच फूड, इनको विटामिन रिच फूड दिया जाता है ब्रॉयलर्स को। अरे भाई चिकन के रूप में खाए जाने हैं तो पहले अच्छा खिलाओ फिर तो अच्छा आएगा, है ना। मैं एनसीईआरटी का कुछ डेटा, ठीक है। विटामिन रिच सप्लीमेंट फीड दिया जाता है। इससे क्या होता है, इनकी एक तो गुड ग्रोथ रेट होती है, इससे इनकी ग्रोथ रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और बेटर फीड एफिशिएंसी, अच्छी इनकी फीडिंग एफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए इनको क्या दिए जाते हैं, विटामिन रिच फूड दिया जाता है, ठीक है। ओके, इसके बाद बात करें, ठीक है, इनको विशेष केयर करी जाती है, इनकी केयर इज टेकन टू अवॉइड मोर्टेलिटी एंड मेंटेन फेदरिंग एंड, है ना, करकास क्वालिटी। दे आर प्रोड्यूस्ड एज बॉयलर एंड सेंट टू मार्केट फॉर मीट पर्पस, है ना। क्या किया जाता है, इनकी विशेष केयर की जाती है, ठीक है, ताकि इनकी मृत्यु दर को रोका जा सके, और इनको फिर जैसे ही ये डेवलप हो जाते हैं तो इनको मार्केट में सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करी जाती है, 1 सेकेंड, फिर बात करी जाती है द हाउसिंग, न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉयलर्स आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर्स। यानी कि ब्रॉयलर्स की जो डिमांड्स है वो एग लेयर से थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं। ये कह रहे हैं द राशन डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉयलर इज प्रोटीन रिच विद एडिक्वेट फैट, ठीक है। डेली फूड में इनको प्रोटीन रिच फूड भी दिया जाता है, प्लस इनको एक ठीक क्वांटिटी में फैट। तो प्रोटीन रिच फूड इनको डेली फूड में शामिल कराया जाता है। विटामिन ए और के का जो लेवल है वो हाई रखा जाता है ब्रॉयलर्स के लिए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ब्रॉयलर्स में विटामिन रिच फूड देते हैं इनको ताकि इनकी अच्छी ग्रोथ रेट रहे, बेटर फीड एफिशिएंसी हो, ठीक है। प्रोटीन रिच फूड इनको खिलाया जाता है डेली बेसिस पर, विटामिन ए और के की जो वैल्यू है वो हाई रखी जाती है, ठीक है। चलिए, इनके अंदर बीमारियां जो होती हैं, ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट एज वेल एज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती हैं, ठीक है। चलिए, स्प्रिंग, ओके, ठीक है। अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन भी इनका कराया जाता है, ठीक है। इसके आगे इनमें कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। चलिए, और अगर मैं बात करूं, ठीक है, कुछ वैरायटीज की बात करें तो इंडियन वैरायटीज की अगर बात करेंगे तो असील एक इंडियन वैरायटी है, एनसीईआरटी ने जिनका नाम दिया है। और जो फॉरेन वैरायटी है ना, उसकी बात करें तो लेग हॉर्न, ठीक है। चलिए, है ना, तो ये बात हमारी हुई है, क्योंकि एनसीईआरटी का कुछ डेटा था जो हमारे पीपीटी में रह गया था। तो भारत में असील मुर्गों की लड़ाई में काम में लेते हैं इसको, ठीक है, मुर्गों की लड़ाई कराना, कॉक फाइट। और फॉरेन किस्म में लेगहॉर्न जो है फेमस है। चलिए, आगे बात करते हैं दोस्तों, मछली उत्पादन, चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन का सस्ता स्रोत है हमारे भोजन में, प्रोटीन का मछली मुख्य स्रोत है। मछली का उत्पादन दो प्रकार से होता है, पंखयुक्त मछलियां होती हैं, है ना, फिंड फिशेज होती हैं जो स्वच्छ जल में होती हैं, कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प। ये कॉमन कार्य नहीं है, ये कॉमन कार्प है, कॉमन कार्प, है ना। इसके बाद कवचीय मछलियां जो शेल फिश होती हैं, उनके अंदर बात करें तो प्रोन और मोलस्क, मतलब जनरली प्रोन्स झींगे होते हैं और मोलस्का प्रजाति में जो होती हैं वो शेल फिश होती हैं, लेकिन उन मतलब एक्चुअली फिश नहीं होती भाई। प्रोन्स की बात करें, मोलस्का में जो आते हैं वो प्रॉपर फिश नहीं होते, लेकिन इनको भी हम जो आपका कौन सा क्या बोलते हैं इसको, पिसीकल्चर में इनको भी ऐड किया जाता है। क्या बोलते हैं, पिसीकल्चर, ठीक है। अब मछलियां जो होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के वातावरण में उगती हैं। पहली है मैराइन, मैराइन का मतलब लवणीय, लवणीय जल के अंदर जो उगती हैं। अब इसका प्रॉपर बहुत तरीके से कि भारत की अगर बात करें तो 75 किलोमीटर का कोस्ट लाइन जो तटीय इलाका है और जो डीप सीज है, यहां पर ये पैदा होती हैं। कौन कौन सी हैं, पॉम्फ्रेट, मैकरल, ट्यूना, सर्डाइन, बॉम्बे डक, ये जो मछलियों की प्रजातियां हैं ये लवणीय जल में। इसके अलावा इनको किससे प्राप्त किया जाता है, इनको फिशिंग बोट्स या नेट से, यानी इनको भाई समुद्रों में होती हैं तो फिशिंग बोट्स होती हैं, उनसे लोग जाते हैं, नेट जो होता है जाल वो पानी में फेंकते हैं और उसको वापस खींच लेते हैं तो उसमें मछलियां भर के आ जाती हैं, इनको इस तरह इकट्ठा करते हैं। पंखयुक्त मछलियों की बात करें तो मुलेट, भेटकी, पर्ल स्मोट,
फिंड पंखयुक्त जो मछलियों में मुलेट, भेटकी और पर्ल स्पॉट फेमस है। शेल फिश कवचीय मछलियों में बात करें तो प्राउन को पढ़ा जाता है। और समुद्री खरपतवार के रूप में मोलस्का, सॉरी मसल्स और ऑयस्टर्स, इनके नाम एनसीईआरटी ने दिए हैं। ठीक है, और इनके जो लवणीय जल में जो मछलियां प्राप्त करी जाती हैं, इनकी प्रोसेस को मैरीकल्चर। तो दोबारा सुनिए, लवणीय जल या खारे पानी या समुद्री वातावरण में, ठीक है, पॉम्फ्रेट, मैकरल, ट्यूना, सैर्डाइन, बॉम्बे डक नाम है। फिशिंग बोट से या जाल से, नेट से इनको प्राप्त किया जाता है। पंखयुक्त मछलियों में मुलेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट मिलेंगे। शैल युक्त, है ना, शेल फिश जिनमें कवच होता है मोटा, प्राउन मिलेगा। और जो समुद्री खरपतवार के रूप में जो मछलियां पाई जाती है उनमें म्यूसल्स और ओयस्टर्स। ओयस्टर्स का प्रयोग मोती को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। जो ओयस्टर्स होते हैं इनका प्रयोग पर्ल यानी कि मोती के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये मोलस्का जो फैमिली है उसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद इनलैंड या फ्रेश वाटर जो होती है मछलियां, जो कि नहरें, तालाब, नदियां, रिजर्वोयर इनसे प्राप्त होती है। या फिर दोस्तों ब्रैकिश वाटर सिस्टम किसे कहा जाता है? ठीक है, ब्रैकिश वाटर सिस्टम उसे कहा जाता है जहां पर खारा और मीठा पानी मिलता है, यानी जो फ्रेश और मैराइन दोनों वाटर का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे एस्चुरी या लेगून्स, एस्चुरीज या लेगून्स। ठीक है, तो इसमें जो विधि है वो मछली प्राप्त करने की वो है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का मतलब क्या है? इसको जैसे लवणीय जल में मैरीकल्चर, ठीक है, और जो फ्रेश वाटर सिस्टम है उसमें एक्वाकल्चर। ठीक है, जनरली कभी कभी मछलियों को धान के खेतों के साथ भी पैदा किया जाता है। फिश कल्चर जो है वो पैदा किया जाता है चावल के खेतों में। ठीक है, तो जो मछलियां हैं वो वाटर इन द पैडी फील्ड्स, यानी मोटर को जो धान के खेत होते हैं उनके अंदर पानी डालकर वहां पैदा भी किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मछलियों को किस फसल के साथ पैदा कर सकते हैं? चावल। ठीक है, कॉम्पोजिट फिश कल्चर सिस्टम, कॉम्पोजिट का मतलब है 5-6 प्रजातियों को एक साथ एक तालाब में छोड़ दिया जाए। ठीक है, इसके काफी फायदे हैं। ऐसी मछलियां जिनकी अलग अलग फूड हैबिट्स हों, क्योंकि अगर एक ही फूड के लिए मछलियां आपस में लड़ेंगी तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो जैसे कतला सरफेस पे खाती है, रोहू बीच वाली जगह पे खाती है, और जो मृगल और कॉमन कार्प है ये बॉटम फीडर होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो ग्रास कॉर्प्स हैं, है ना, वो खरपतवार को खाती है। तो अलग अलग टाइप की फूड हैबिट्स होंगी, तो इनमें फूड को लेकर लड़ाई नहीं होगी। 5-6 प्रजातियों को एक साथ एक सिंगल टैंक में छोड़ दिया जाता है, तो इसको कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम के नाम से जानते हैं। आगे देखो, चैलेंजेस भी हैं कुछ, कि ये ज्यादातर फसलें एक ही समय पे मानसून में क्या करती हैं? प्रजनन करती हैं। इसके कारण अच्छी क्वालिटी के सीड मिल पाना मुश्किल हो जाता है, सारे सीड आपस में मिल जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हार्मोनल स्टिमुलेशन के द्वारा, हार्मोन उद्दीपन के द्वारा अलग अलग समय पर इनमें प्रजनन करवाया जाता है, ताकि बेस्ट क्वालिटी का सीड वहां से प्राप्त किया जा सके। तो ये आप किस में पढ़ते हैं? ठीक, फिशरी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो शैल मधुमक्खी है, इसको रॉक बी भी बोलते हैं, चट्टानों में भी मिलती है ये रॉक बी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन शहद के लिए और पोलन के लिए, मकरंद, नेक्टर और पोलन के लिए किया जाता है ना। आप देखेंगे जगह जगह पर खेतों में क्या छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे, उन बॉक्सेस में लोग मधुमक्खियों को स्टोरेशन के लिए रखते हैं वहां पर। तो एपियरी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अधिक मात्रा में मधुमक्खी के छत्ते मनचाही जगह पर अरेंज कर दिए जाते हैं, जिसमें अधिक मात्रा में नेक्टर और पोलन एकत्रित हो सके। भारत में मधुमक्खी, भारतीय मधुमक्खी का नाम है एपिस सेरेना इंडिका। इसके बाद चट्टानों में रॉक बी, एपिस डॉर्सेटा मिलती है। छोटी मधुमक्खी जो होती है उसका नाम है एपिस फ्लोरी। और एक यूरोपियन इटालियन जो वैरायटी है ना, वो एपिस मेलिफेरा के नाम से भारत में काम में ली जाती है। इसमें कुछ खास बात है, ज्यादा शहद एकत्रित करती है, जल्दी प्रजनन क्षमता करती है, कम डंक मारती है और लंबे समय तक छत्ते में रह लेती है। ठीक है, क्लियर, ये काम की बात। तो एपिस मेलिफेरा यूज की जाती है ज्यादातर। शहद गाढ़ा मीठा तरल है, ध्यान रखना। शहद के अंदर कौन सी शुगर होती है? फ्रक्टोज शुगर होती है। औषधीय प्रयोग में लाया जाता है, शुगर के रूप में काम में लेते हैं। इससे ताकत या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए काम में लेते हैं। फ्रक्टोज का अच्छा सोर्स है। ठीक है, इसके बाद चारागाह, मधुमक्खियां जिन स्थानों पर मधु एकत्रित करती हैं उसे मधुमक्खी का चारागाह कहते हैं। मधुमक्खी पुष्पों से मकरंद तथा पोलन एकत्रित करती है। ठीक है, और चारागाह के पुष्पों की किस्में शहद के स्वाद और गुणवत्ता को प्रभावित करती है कि किस टाइप के, ठीक है, इसको बोलते हैं पास्चुरेज। ठीक है, पास्चुरेज बोलते हैं। मधुमक्खियों का जो चारागाह होता है उसे क्या बोलते हैं? पास्चुरेज। ठीक है, तो कैसे फ्लावर हैं उस पर डिपेंड करता है। कश्मीर के बादाम शहद बहुत, है ना,
कश्मीर का जो बादाम शहद है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। डिपेंड करता है शहद की क्वालिटी की किस प्रकार के एनवायरनमेंट में उसको उगाया गया है। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत जल्दी से आप बताएं ताकि मैं आगे बढ़ूं। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, यहां पर टॉपिक पूरा आपका हो चुका है। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे एक बार। फिर कहीं होकर कोई दिक्कत इस टॉपिक में नहीं है, मैं कुछ और चेक कर लेता हूं, अगर कहीं पर भी कोई भी चीज ऐसी बच रही हो जो हमें परेशान कर सके तो हम उसको जरूर देखेंगे। चलिए, है ना, कुछ आगे ये कुछ क्वेश्चन है, अनाज दाल फल सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है, बेसिक क्वेश्चंस कुछ दे रखे हैं, आप इजीली इनको कर लेंगे, है ना। तो टॉपिक बहुत ही प्यारा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ज्यादा कुछ चीजें नहीं है बट कुछ लिटिल बिट चीजें। क्या क्या है वापस से मैं एक बार समझाऊंगा। क्या क्या याद करने की बात है यहाँ पर, फसलें, फसलों में यहाँ पर दोस्तों प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, उसके बाद फसलों को कैसे कैसे मैनेज किया जाए, उसके बाद है फसलों में अनाज बीज दालें किन से क्या प्राप्त होता है, ये काम की चीज है ना। फसल चक्र खरीफ रबी, एग्जाम्पल रबी खरीफ जायद फसल। उसके बाद आपका फसल उत्पादन में सुधार के लिए फसल की किस्मों में सुधार करेंगे, है ना। फसल उत्पादन प्रबंधन में हम पोषण सिंचाई और फसल पैटर्न को रीड करेंगे। उसके बाद फसल की सुरक्षा प्रबंधन के लिए हम पेस्ट हो गए, इंसेक्टिसाइड हो गए, उनसे कैसे बचाएं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। संकरण किस्मों के लिए किया जाता है, अच्छी वेराइटीज के लिए, किस्मों में सुधार के लिए ये मेथड्स कुछ दिए हुए हैं। उसके बाद फसल के उत्पादन में सुधार के लिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट, उसके बाद खाद उर्वरक, खाद और उर्वरक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद सिंचाई, सिंचाई किन किन तरीकों से होती है, ठीक है। फसल पैटर्न में मिश्रित खेती, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप साइकिल, किस फसल के साथ कौन सी फसल काम में ले सकते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद फसल सुरक्षा प्रबंधन, एक तो खड़ी फसलों को कीट और पीड़कों से बचाना और भंडारण के समय बचाना, ठीक है। पीड़कनाशी कौन कौन से हैं, पेस्ट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात हुई है, ठीक है। अनाज का भंडारण करने में नुकसान जैविक कारक अजैविक कारक कौन कौन से होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन, उसके बाद अनाज को भंडारण करने से पहले कौन कौन से तरीके काम में लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पशुपालन, कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग का क्या पर्पज है, क्यों कैटल फार्मिंग की जा रही है, ठीक है। उसके बाद कैटल्स में हम कौन कौन सी वेराइटीज काम में ले रहे हैं, उनके कौन कौन से जो न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट्स की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसके बारे में बातें दी हुई है कि भाई क्या क्या वैल्यूज हैं और किस तरीके से जो है उनको पढ़ा जाए। ठीक है, हाँ कुछ चीजें हैं मैं यहाँ पे एक बार ऐड करवाऊंगा। ठीक है, ये जो जेंथियम होता है, जेंथियम, इस जेंथियम को लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं गोखरू। ये हिंदी मीडियम एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ है, ठीक है। जो पार्थेनियम है उसको बोलते हैं गाजर घास, कैरेट ग्रास। पार्थेनियम को बोलते हैं गाजर घास, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में। और एक है मोथा, ठीक है, साइरेनस रोटेंडस, ये वीड के रूप में साइरेनस रोटेंडस, रोटेंडस इसको क्या बोलते हैं, मोथा। ठीक है, ये आपके दिए हुए हैं खरपतवार वगैरह के लिए। चलिए इसके बाद डन, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। ठीक है, धूमक जो वर्ड हमने काम में लिया था आगे, उसके लिए हम लोग काम में लेंगे फ्यूमिगेशन। ठीक है, चलिए चलिए भैया, है ना। ठीक है, आगे बात करें। नेक्स्ट पशुपालन, आपके कैटल फार्मिंग आपके यहां पर दिया हुआ ही है। इसके बाद हम लोग पशु कृषि के प्रकार पढ़ लेते हैं, फूड क्वालिटी, सफाई
पशुओं की देखभाल वगैरह, उसके बाद मुर्गी पालन हो गया, ठीक है, मुर्गी उत्पादन हो गया, मुर्गी की किस्मों के बारे में बात हो गई, उसके बाद मछली पालन हो गया, मछलियों की साफ जल और मैराइन वाटर में, है ना, ठीक है, चैलेंजेस ऑफ कंपोजिट सिस्टम हो गया, मछलियों की वैरायटीज हो गई, मधुमक्खी पालन हो गया, ठीक है, शहद हो गया, मधुमक्खियों के जो पास्चुरेज हैं वो हो गए, ठीक है, ओके डन। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। आगे बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपसे, है ना। तो ये बायोलॉजी का जो 9th क्लास का बायोलॉजी का जो टॉपिक्स हैं वो सारे पूरे हो चुके हैं। इसके बाद फिजिक्स और बाकी जो भी एडिशनल होगा, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह कुछ हैं चीजें काम की, है ना, तो वो हमारे डिस्कशन में हम लोग लेकर आएंगे। इसको हम लोग करते हैं, इसको हम लोग करते हैं सेव। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, फूड रिसोर्सेज, ठीक है, ताकि ये आपको मिले। डन है। आगे बात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।